आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, आज आपका पेपर हुआ और अब पेपर के बचे हुए फिजिकल और इनऑर्गेनिक के सॉल्यूशन अब सॉल्व करते हैं। अनिकेत सर ने आपके साथ में ऑर्गेनिक के सारे पेपर सॉल्यूशन, ऑर्गेनिक के जितने भी क्वेश्चंस अनिकेत सर ने करा दिए। मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूं अभी इनऑर्गेनिक और फिजिकल के क्वेश्चंस लेकर के। आइए उनको देखते हैं कि किस तरीके से उनके हैं। एक आध कुछ क्वेश्चन ऐसा है, और वास्तव में पेपर पूरे स्टैंडर्ड का था। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा था कि आप लोग देखिए, ये पेपर स्टैंडर्ड का आएगा, इस बार पेपर स्टैंडर्ड का आएगा। और आप देखिए, जितने भी जो टेस्ट सीरीज डेवलप की है, उस टेस्ट सीरीज के अगर आप क्वेश्चंस देखें तो मेजर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 पूरा पेपर उन्हीं में से ही है। इट्स माय चैलेंज, इज हमारा वाजवर भी चेंज नहीं है। आप क्वेश्चंस टू क्वेश्चंस मैच कर सकते हैं फिजिकल के। आइए शुरुआत करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। क्लियर है? देखिए जनाब, अब हम बात कर रहे हैं पहले क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए, पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिशिएबल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। सीधा एटॉमिक स्ट्रक्चर सर, क्वांटम नंबर से क्वेश्चन है। आप इस बात को जानते हो कि n इज नॉट इक्वल टू l और m इज ग्रेटर देन इक्वल टू l। कभी ये पॉसिबल नहीं है। तो देखते के साथ ही पहले ही आंसर पता लग गया। ये देखिए, क्लियर, क्योंकि l से बड़ा m आ रहा है, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पहले का फर्स्ट आंसर, सेकंड आप स्टार लगा हुआ है, चेक कर लीजिएगा। ये 0.6 kg बॉल मूविंग विद स्पीड ऑफ 100 सेंटीमीटर पर एसोसिएट वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर क्वेश्चन था। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर ये क्वेश्चन था, तो सिंपली लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी से मैं इसको सॉल्व करूंगा। सो लेमडा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड अपॉन 0. ये लीजिए 66 kg मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया मेरे पास में, ये 100 मीटर पर सेकेंड। ऊपर लेके गया इसको तो सबसे पहले 2 पॉइंट हटा दिए, ये लीजिए 100 से 100 कट गया और पॉइंट हटाया तो मेरे पास में ये आ गया। मेरे पास में कितना, 35 पॉइंट नीचे गया, 35 66 से कट गया तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 35। ये लीजिए इसका करेक्ट आंसर। क्लियर? आइए नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको समझाता चलूंगा, आप बड़े गौर से समझिएगा। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मैंने आपसे निवेदन किया था और बड़े अच्छे से निवेदन किया था, और ये आपके 4 लगातार सेमी मेजर, मेजर, माइनर सब में मैंने ये क्वेश्चंस आपसे बार बार डिस्कस किया और ये भी कहा था कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछेगा, नहीं पूछेगा आपसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इवन मैंने आपको थर्ड तक कराई थी। तो अंडरस्टूड है कि मैंने आपको इसकी एक ट्रिक भी दी थी ऐसे डब्ल्यू बनाने की। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये लीजिए थेलियम। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा बोरोन, बोरोन के बाद में टेलुरियम, टेलुरियम के बाद में ये लीजिए गैलियम, गैलियम के बाद में सिंपली एल्यूमिनियम और उसके बाद में क्या था आपके पास में, इंडियम। आ रही है बात समझ में? ये था। तो मैंने कहा था स्विच कर देना, पीछे वाले दोनों को स्विच कर देना, याद आ गया? तो जैसे ही आपने स्विच किया तो स्विच करते ही बोरोन, बोरोन के बाद में गैलियम, गैलियम के बाद में टेलुरियम, इंडियम और एल्यूमिनियम। याद आ गया? देखिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, अगेन बोरोन, बोरोन के बाद में टेलुरियम, ये लीजिए फिर गैलियम। आ रही है बात समझ में? फिर एल्यूमिनियम और फिर इंडियम। तो करेक्ट ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला। देखिए, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। अगर मैं आपसे फॉलोइंग ऑर्बिटल्स की बात करूं तो बोरोन, टेलुरियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम। ठीक है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में देखिए, इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, सीधा n+l रूल से आपको चलना था। इसमें कुछ भी नहीं करना था, जिसके n+l की वैल्यू जितनी ज्यादा, क्लियर, उसकी एनर्जी भी उतनी ज्यादा। तो अंडरस्टूड सबसे ज्यादा तो 7s की होगी, दिमाग ही नहीं लगाना था। इन ऑप्शनों में 7s पकड़ लो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसको काट दो। तो अब ये 7s, 7s के बाद में नो डाउट कि 6p की होगी, बिकॉज 6 प्लस p के लिए l की वैल्यू 1, तो 6p आएगा। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका ज्यादा है, उसके बाद में आना चाहिए था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 और उसके बाद में आना चाहिए था 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपके पास में, ये लीजिए सेकंड। अगली आइए, फिर बात करता हूं बोरिक एसिड। देखिए बोरिक एसिड का पूरा एक्सप्लेनेशन है कि वीक मोनोबेसिक एसिड होता है। अंडरस्टूड इट इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड बट इट इज ए लेविस एसिड। क्लियर? तो तीनों ऑप्शंस ए, बी एंड सी इज द करेक्ट। और आप चेक कर सकते हैं ये क्वेश्चन एज इट इज मेजर नंबर 4 में रखा हुआ है। ठीक है,
आइए नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूं आपसे, इन विच देखिए मैच द फॉलोइंग नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो सीधा सीधा सिंपल, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो देखते ही पता लग गया कि भैया ये तो न्यूट्रल है। इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसमें सिंपली आपके पास में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक N2O5, उसके बाद में N2O4, और उसके बाद में N2O3, और लास्ट में आपके पास में आ गया N2O जो कि न्यूट्रल है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक N2O5। अगर मैं विचार करूं तो पहले का आ रहा है 4th, तो जनाब पहले का मेरे पास में 4th, इसमें भी और इसमें भी, तो करेक्ट आंसर मेरे पास में 2nd, ये लीजिए जनाब। डन, क्लियर। आइए अगले क्वेश्चंस पर मैं आपको लिए चलता हूं 13 के बाद में सीधा 14 के ऊपर। देखिए 14 क्वेश्चंस सीधा सीधा रोंजिस्टिनियम, अरे भाई रजनीगंधा, और रजनीगंधा का नंबर 111, नायोबियम 102 नंबर, हेस्मियम 108 नंबर, लॉरेंशियम 103 नंबर, सी पर थापायु नप्यू अपकम बक्सम अस्फम मडनोलार। तो मड क्लियर है ना, नो और लार 102 और 103 आपको बहुत अच्छे से याद हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 2nd, दिमाग नहीं लगाना था, ये लीजिए इसका करेक्ट ऑप्शन 2nd। बड़े आराम से आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? देखिए अनिल ट्राइयम लॉरेंशियम का नाम आ गया पहले का 4th, अनिल ऑक्टियम हेस्मियम का नाम आ गया 3rd। क्लियर, चलता हूं आगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, द स्टेबिलिटी ऑफ ट्राइवेलेंट कैटायन, यू नो वेरी वेल व्हेन वी गोइंग टू टॉप टू बॉटम। क्लियर, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड +3 ऑक्सीडेशन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। आपको पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्लियर है, ये लीजिए जनाब। तो करेक्ट आंसर गैलियम +3 स्टेबल देन इंडियम, और +3 Tl+1, और Tl तो होता ही +1 में स्टेबल है। करेक्ट, आपको सारा समझा रखा, और मेरी उम्मीद थी कि इस बार Tl I3 क्वेश्चन आना चाहिए, और मैंने आपको क्लास में कराया भी था। इस बार नहीं आया तो अगले पेपर में संभाल के रखना, अभी से कह रहा हूं। नेक्स्ट देखिएगा, क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। कई बार ये मैंने आपसे रिएक्शन पूछी, बिल्कुल याद कीजिए, कॉपी में लिखाई हुई है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हॉट एंड कंसंट्रेटेड HClO के अंदर, सीधा इसमें Cl- बनेगा, OCl- बनेगा, इसके अंदर Cl- बनेगा प्लस OCl3- बनेगा। क्लियर है। अब आगे चाहो तो आप Na लगा दो, तो सीधा सीधा NaOCl आएगा, और इसमें आएगा NaOCl3। तो ऑप्शन NaOCl और NaCl3 ऑप्शन नंबर 4th इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजेंस, मुझे बताने की ये तो जरूरत महसूस होती। क्या आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, आप लिख दीजिएगा, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे अभी, ठीक है। अगला देखिएगा, विच ट्रांजिशन एलिमेंट 3D जिंक डज नॉट एग्जिबिट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें कौन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देगा? होने को तो आपको जिंक भी दिख रहा है, लेकिन स्टेटमेंट को समझिएगा। क्लियर है। Which transition element 3D series does not exhibit a variable oxidation state? Variable oxidation state सिर्फ और सिर्फ जिंक नहीं दे सकता, बिकॉज पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर इसका बेस बनेगा। क्लियर। तो यहां पर सिंपली जिंक आंसर नहीं आ सकता, क्या आएगा? स्कैंडियम। स्कैंडियम +3 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आइए अगला देखते हैं, द आईयूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड COCl2En होल ट्वाइस Cl। तो मैं क्या कहूंगा? डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाई अमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। कौन सा ऑप्शन है? ये लीजिए सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये लीजिए जनाब, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट पर मैं बात करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैविंग स्क्वायर प्लेनर। तो देखो शक्ल देखते ही PDCl2 D2sp, ठीक है, आ रही बात समझ। और XCF4, ये दोनों के दोनों क्या आ गए? DsP2, और ये भी स्क्वायर प्लेनर, और ये लीजिए जनाब ये भी स्क्वायर प्लेनर। तो करेक्ट आंसर 1st एंड 4th। क्लियर। देखिए सेपरेशन ऑफ जिरकोनियम एंड हैफनियम इज डिफिकल्ट, बिकॉज दोनों की एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई लगभग लगभग क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। क्लियर, लगभग लगभग सिमिलर, कांस्टेंट शब्द कहना गलत है, लगभग लगभग सिमिलर, बिकॉज ये दोनों के दोनों एक ही ग्रुप के आते हैं। याद रखिएगा, ग्रुप दोनों का एक है, जिरकोनियम और हैफनियम एक ही ग्रुप के हैं, बिकॉज जिरकोनियम हैफनियम इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यस एब्सोल्युटली राइट। तो दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू। क्लियर है ना, आर इज द नॉट एक्सप्लेन बाई ए। अगला देखिए, कोलाइडियल एंटीमनी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। अब देखिए यहां पर दो चीजें मैं समझाऊंगा। कोलाइडियल एंटीमनी वास्तव में
सिल्वर का कोलाइडियल सॉल्यूशन भी कहा जा सकता है, एक तरीके से हम माना जाए तो आई ट्रीटमेंट में भी काम आता है। और वैसे मुख्य रूप से प्रीडोमिनेंटली जिसको काम में लिया जाता है वो काला जार में लिया जाता है, तो करेक्ट आंसर यहां पर काला जार लगेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात मैं करता हूं, बर्नर थ्योरी पर बेस्ड देखते क्वेश्चन सॉल्व। COCl3 NH3 कॉम्प्लेक्स AgCl प्रेसिपिटेट विद AgNO3, व्हाट विल बी द फॉर्मूला? क्लियर? तो जनाब आपको ये दिया गया है, ठीक है ना, एंड कोऑर्डिनेट गिव 1 मोल AgCl। अब 1 मोल AgCl हो रहा है तो काउंटर आयन पर Cl एक ही होना चाहिए, सिंपल सी बात। तो काउंटर आयन पर Cl 2 है, 3 है और ये, तो जनाब ये इसका थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बड़े, देखिए एग्जांपल ऑफ नेटवर्क सॉलिडेज, आपको ध्यान हो एज ए ग्रेफाइट की तरह बिल्कुल स्ट्रक्चर होती जाती है एल्यूमिनियम नाइट्राइट की, आपको बता रखा है एल्यूमिनियम नाइट्राइट। और बहुत बढ़िया है कि इसने इसकी रिएक्शन नहीं पूछी, लेकिन इसकी रिएक्शन भी आ सकती है कि B2H6 और अमोनिया के साथ में बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्शंस की जाए, ठीक है ना, तो बोरोन नाइट्राइट भी बनता है वैसे की वैसे सिमिलर, ठीक है ना, एल्यूमिनियम नाइट्राइट। चलिए when crystal of NaCl heated in atmosphere of sodium vapor, क्लियर है ना, इट्स imparts येलो कलर। येलो कलर आने का कारण ये हो गया कि Cl आयन बाहर हो गए और उसकी सोडियम की वेपर जाकर के ट्रैप हो गई, तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अगला देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग इफिशियंसी इन डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस, बड़ा सिंपल, FCC BCC एंड सिंपल। क्लियर? FCC BCC और FCC 74%, 68% और 52.4%। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर करेक्ट होगा मेरे पास में, ये लीजिए सेकंड। क्लियर? आइए, आइडेंटिफाइड द पॉजिटिव चार्ज सोल अमॉन्ग द फॉलोइंग, याद कीजिए मेजर नंबर 10, मेजर नंबर 10 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने नेगेटिव सोल जितने भी थे एक जगह पे लिखे थे और पॉजिटिव सोल जितने भी थे सारे एक जगह पे लिखे थे वीडियो के अंदर बहुत तरीके से। और मैंने कहा था ये क्वेश्चन एज इट इज आएगा, आप ध्यान रखिएगा। TiO2 का स्पेशली मैंने आपको विशेष एग्जांपल देकर के कहा था, ठीक है ना। तो देखिए ये भी मेरे पास में पॉजिटिव सोल, ये भी मेरे पास में पॉजिटिव सोल और हीमोग्लोबिन भी पॉजिटिव सोल। बाकी स्टार्च, जिलेटिन, गम, फम ये जितने भी होते हैं सब नेगेटिव सोल में। मेटल के सल्फाइड जितने भी होते हैं सब नेगेटिव सोल में। सिंपल मेटल मेटल का सोल जो होता है वो भी किसमें जाता है? नेगेटिव में। तो जनाब पॉजिटिवली चार्ज सोल मुझसे पूछा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा, सी होगा और डी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। आइए अगली बात करता हूं, द राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट विल बी। भैया सीधी सीधी बात पूछी है आपसे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोललिटी, हाँ या ना। तो Kb इज इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा टीबी अपॉन मोललिटी। और डेल्टा टीबी की वैल्यू इसने दी है कितनी मुझे? 0.1। क्या मैं यहां साइड में मोललिटी निकाल लूं? तो WA कितना दिया है मुझे? 1.8 ग्राम। ये लीजिए अपॉन मेरे पास में आ गया 180 ग्लूकोज है, ये लीजिए 1000 अपॉन कितने में डिजोल्व कर रहा है? 100 ग्राम में। ये लीजिए दो बिंदी से ये कट, ये बिंदी से ये कट, तो ये कट, तो ये भी आ गया मेरे पास में 0.1, नीचे डाल दिया 0.1 कैंसिल आउट। तो Kb की वैल्यू कितनी आ गई? सीधी सीधी आ गई 1 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में? नहीं, एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको पूरा। 1 डेल्टा टीबी, तो भैया जो वैल्यू आएगी वो कितनी आई? डेल्टा टीबी अपॉन मोललिटी। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू है 0.1 और मोललिटी भी मेरे पास में आई है 0.1, कैंसिल आउट होकर के 1 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये रहा 1 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये लीजिए। क्लियर? समझ में आ गया? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। 50 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, देखिए क्या कहता है कि 15 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, पहले इसको रब कर देता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। 15 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज मिक्स्ड 500 ग्राम ऑफ वाटर, देन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, ये लीजिए डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोललिटी। डन। तो मुझसे क्या पूछ रहा है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF पूछ रहा है। तो KF की वैल्यू कितनी आ गई? 1.86 और वांट फैक्टर इसके लिए 1 हो गया। इसकी मोललिटी, तो मोललिटी में कितना दिया है? 50 अपॉन 62 मल्टीप्लाइड बाई ये लीजिए 1000 अपॉन 500, ये कट गया इससे ट्वाइस टाइम और लगभग लगभग इसको मैं 2 मान लेता हूं, तो मेरे पास में ये हो गया कितना? ठीक है ना, 1.5 362 का भाग दूंगा
तो लगभग लगभग 60 मान लेता हूं, तो 2 और 1 काट देता हूं 3, तो लगभग 3 केल्विन आंसर आना चाहिए। क्लियर? तो बड़े ध्यान से देखिए आप, 3 केल्विन। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको कई बार सिखा रखी है कि कैसे सॉल्व करना है इनको। 1.86 50 इंटू 2 तो सीधा सीधा 100 हो गया। आ रही बात से मैं पॉइंट हटा दूंगा तो 1.86 और 1.86 को अगर 62 से डिवाइड कर देता हूं तो सीधा 3 आंसर एग्जैक्ट। क्लियर? आइए देखिए, solution of ethanol and acetone behave as a non-ideal solution. Yes, non-ideal solution, but they show positive deviation from Raoult's law. Clear? तो ये क्या शो करेंगे? This solution show positive deviation from Raoult law. तो both statement are correct. ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसके क्या होंगे? बिल्कुल करेक्ट होंगे। लीजिए जनाब, और इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको याद हो, क्लियर है, तो आपने एग्जाम में मुझे बुलाया था नीचे टेस्ट सीरीज में, और टेस्ट सीरीज के ही सारे क्वेश्चंस हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा आप। देखिए, द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डेल्टा टी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी। टेक सी द करेक्ट आंसर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी। क्लियर है? अरे भाई, डेल्टा टी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी, सीधा सीधा सिंपल आंसर। देखिए, व्हाट विल बी द मोललिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ एक्वास 98%, तो आप जानते हैं सिंपली फॉर्मूला, मोललिटी इज इक्वल टू वेट बाई वेट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन MA। तो सिंपली मोललिटी इज इक्वल टू 98 अपॉन, ये लीजिए 98 मल्टीप्लाइड बाई 1.84 मल्टीप्लाइड बाई 10, सीधा सीधा आंसर 98 से 98 कैंसिल और ये आ गया 18.4। तो ये लीजिए साहब इसका डी आंसर। क्लियर? 18.4। क्लियर? अगला लीजिए, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सुटेबल फॉर कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ पॉलीमर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। से बेटर कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? क्लियर? चलिए साहब, मनोज कुमार जी, कट ऑफ भी आएगी। क्लियर? बिल्कुल आएगी, बहुत अच्छे से कट ऑफ आएगी, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में, आप सबका सिलेक्शन हो। 30 की जो 36 सीट है, और जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, मतलब कि यहां पर जो टेस्ट सीरीज सॉल्व की, उन सबका सिलेक्शन हो। मेरी दिल से दुआएं हैं, आप लोग आओ और हमें मुंह मीठा कराओ। क्लियर? पक्का उन सबका सिलेक्शन है जिन्होंने ईमानदारी से पूरी टेस्ट सीरीज दी है। बिकॉज आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, एक भी क्वेश्चन क्या ऐसा है जो टेस्ट सीरीज से बाहर है? आइए आगे मैं बात करता हूं, प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। भैया सिंपल सी बात है, इसमें दिमाग नहीं लगाना था। डेल्टा जी पॉजिटिव दे दिया, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। अब इसने इसको भी क्या दे दिया? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव, ये भी मेरे पास में पॉजिटिव दे रहा है और ये भी मेरे पास में पॉजिटिव दे रहा है, तो टेम्परेचर का रोल ही खत्म। क्लियर? तो किसी भी टेम्परेचर पे ये क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। आ रही है बात समझ में? तो द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस ऑन ऑल टेम्परेचर। आइए साहब, द रिलेशन एक्सप्रेस द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बच्चा भी जानता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको मेजर 10 के अंदर मैंने घुमा करके एक साथ 4 क्वेश्चंस दिए थे, अगर आपको याद हो तो। क्लियर है क्या? बोलिए, बात समझ में आ गई आपके बिल्कुल अच्छे से? तो मैं समझता हूं कि इसका आंसर थर्ड बिल्कुल क्लियर है। अगला देखिए, इंटेंस मास एंड वॉल्यूम। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती, मास और वॉल्यूम दोनों की दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को याद रखने का बेस्ट तरीका सिखा रखा है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। जो मास पर डिपेंड नहीं करती वो इंडिपेंडेंट। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नहीं भैया, बोथ असेरेंस एंड रीजन आर फॉल्स। करेक्ट आंसर 31 का, मतलब 38 का फर्स्ट। आई अगला, इफ द अमाउंट ऑफ हीट गिवन ए सिस्टम 35 जूल। देखिए सिस्टम को हीट दी जा रही है, क्यू पॉजिटिव है। क्लियर है ना? एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब कि डब्ल्यू नेगेटिव। क्लियर? डब्ल्यू नेगेटिव, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो सीधा सीधा 35 में से 15 निकाल दो, 20 जूल आंसर। ये लीजिए, सीधा सीधा 20 जूल आंसर। क्लियर? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये लीजिए साफ सीधा आंसर। अगली बात करता हूं, पेयर ऑफ स्पीशीज हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर। इतनी बार करा दिया, इतनी बार करा दिया, इतनी बार करा दिया, आपको याद होगा कि सीओ का बॉन्ड ऑर्डर 3 और एनओ प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3। देखते ही टिक लगना चाहिए था, टाइम ही खराब नहीं करना चाहिए था, अगले क्वेश्चन पे जाना चाहिए था। क्लियर? तो ये लीजिए एनओ प्लस और दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3-3। आगे देखिए, द टेम्परेचर एट विच द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम।
39.2 फ़ारेनहाइट होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाटर की यहां पर हार्डनेस आ जाती है, क्योंकि वाटर अपने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड कंप्लीट करने के बाद चौथे में एंट्री लेता है, तो वहीं पे ही वाटर में हार्डनेस आना स्टार्ट हो जाती है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर में हार्डनेस आ जाती है। क्लियर? तो ये लीजिए, अगले क्वेश्चंस की बात मैं आपसे कर लेता हूं। विच ऑफ द मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन एनी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री? अरे भैया, देखने की इसमें कहां जरूरत थी, एक ही टेट्राहेड्रल दे रखा है, बाकी तो सब में 90 डिग्री एडजस्ट कर रहा है। तो सिंपल SiCl4 देखते ही टिक लगाना था इसमें। तो क्लियर? देखते ही आपको टिक लगाना था जनाब। आइए आगे बात करते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। कितनी बार आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, हर पेपर में मैंने ये दिया है। तो देखते ही इसका माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v, टिक। तो आंसर करेक्ट फोर्थ, ये लीजिए जनाब। क्लियर? ये लीजिए, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। बोलिए, अगली बात करता हूं। देखिए, मैच द स्पीशीज ऑफ कॉलम 1 विद द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर एंड द शेप। क्लियर? मैं नहीं समझता हूं कि इसको अखिल सर से बेटर कोई पढ़ा सकता है, केमिकल बॉन्डिंग को। और देखते ही आपको ये आइडिया भी बहुत अच्छे से लग गया होगा कि I3 माइनस लीनियर दिख रहा है और 3 लोन पेयर दिख रहे हैं। तो सबसे पहले इसी को पकड़ लो जिस पर तुम्हारी आसानी थी, जिसको तुम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते थे, वही तो तुमने देखा है। तो भाई जनाब, बी का अगर मैं बात करता हूं तो 3 लोन पेयर आ रहे हैं मेरे पास में, 2 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं और लीनियर ज्योमेट्री आ रही है। तो I3 माइनस का मेरे पास में थर्ड आना चाहिए, बी का थर्ड। तो देखिए, बी का थर्ड इस ऑप्शन में भी, इस ऑप्शन में भी है। क्लियर है? अगला SF4 पकड़ लो। SF4 को तुम जानते हो, 1 लोन पेयर होता है, 4 बॉन्ड पेयर होते हैं, सीसा ज्योमेट्री होती है, कहानी खत्म, आंसर क्लियर। तो थर्ड, निसंकोच इसका आंसर थर्ड, ये लीजिए जनाब। आगे बात करता हूं। देखिए, द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल करेक्टली रिप्रेजेंट। अरे साहब, MOT भरनी थी। सिग्मा 1s2 और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 को के लिखा जाता है, तो उसके आगे वाला ऑप्शन फर्स्ट ही दिख रहा है मुझे। बेरिलियम में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। सिस्टिक 6 का करेक्ट ऑप्शन किया गया जनाब फर्स्ट, ये लीजिए करेक्ट ऑप्शन आ गया फर्स्ट। 66 का, 67 का COF3 माइनस कॉम्प्लेक्स आयन इज पैरामैग्नेटिक बाई COF3। अगर मैं COF3 की बात करता हूं तो इसके अंदर देखिए CO+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D7s2 में से 3 निकाल दो तो बच गया D6। और वीक फील्ड लिगेंड है तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढ लो भैया। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या? ये लीजिए फोर्थ, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बात करते हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अमॉन्ग द फॉलोइंग। भैया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कोबाल्ट के केस में वो भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता है। अगला स्ट्रॉन्ग फील्ड तो बचा कौन? एक ही तो बचा है, ये रहा वीक फील्ड लिगेंड। और वीक फील्ड लिगेंड के केस के अंदर हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का डेवलपमेंट होता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का डेवलपमेंट होता है। तो करेक्ट आंसर इसका 1, ये लीजिए, ये लीजिए जनाब। अगले की मैं बात कर रहा हूं, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट NBr+4। ये लीजिए, अगर आप देखेंगे तो यहां पर आ गया आपके पास में Mn+2। Mn+2 का मतलब D5, यस 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और वीक फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड हो जाने के कारण इसकी ज्योमेट्री हो गई TD। क्लियर? तो इट हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो नहीं सकता, कॉन्फ़िगरेशन T2G5 EG1 नहीं हो सकता भैया। क्लियर? तो ये लीजिए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज फेवरेबल फॉर स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन? जॉन टेलर। अब आप जानते हो जॉन टेलर ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है, कई बार मैंने बता रखा है आपको। तो सिंपल सी चीज है कि अगर EG ऑर्बिटल में अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट आ जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर ऑप्शंस पे जाओ तो पहले यहां पर दिमाग लगा लो कि वो कहना क्या चाहता है। When 4 and 9 इलेक्ट्रॉन ऑफ d ऑर्बिटल एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, यस। तो जनाब 1 2 3 और एक ऊपर गया 4, तो कहां पहुंच गया? कहां पहुंच गया? EG के अंदर पहुंच गया। और EG में पहुंचते ही क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। इसी तरीके से 9 के अंदर आ जाओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो ऊपर अभी भी एक अनसिमेट्रिकल, तो पहला ही हो गया। क्लियर है कि T2G के अंदर और EG में, तो EG के अंदर अगर अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देता है। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आइए नेक्स्ट में बात करता हूं, द लिगेंड विद द लोएस्ट फील्ड स्ट्रेंथ। अरे भाई,
आप इसके अंदर जानते हो कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन हो गया, सीओ हो गया, सीओ के बाद में कौन हो गया, सीएन माइनस हो गया, सीएन माइनस के बाद में कौन हो गया, NH3 आ गया, NH3 के बाद में C2O4-2। डन, ये लीजिए करेक्ट आंसर। आगे मैं बात करता हूं द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ थोरियम इन Mg THNO3 का होल थ्राइस 6 एंड द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स। आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, जितने भी लेंथेनाइड एलिमेंट है जनाब 6 से तो ऊपर ही आती है, ऑक्टाहेड्रल से तो ऊपर ही आती है। अब यहां पर नाइट्रेट बाइडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है बिकॉज ये फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स की कैटेगरी में आता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 शो करेगा और आइकोसाहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा। और मैं अगर आपको बताऊं ना तो प्रॉपर आइकोसाहेड्रल भी नहीं आती, इसमें डिस्टॉर्शन होता है थोड़ा बहुत। लेकिन यहां जो ऑप्शन हमसे मांगा गया है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और आइकोसाहेड्रल ज्योमेट्री। ये आरपीएससी का फिक्स क्वेश्चन है भैया। वो कभी तो सीरियम पूछ लेता है, कभी थोरियम लगा देता है, तो ये तो फिक्स क्वेश्चन है, ये तो आना था। डन, ये लीजिए, तो आइकोसाहेड्रल ये लीजिए। डन, हमने उन संभावनाओं को तलाशा जो इस पेपर में बिल्कुल नए नए क्वेश्चंस आ सकते थे, और उन संभावनाओं को पूरी कोशिश और पूरी शिद्दत के साथ में टेस्ट सीरीज में आपके सामने प्रस्तुत किया, जिसका परिणाम अब आपके सामने है। क्लियर है? देखिए, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। देखिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटना है अपने को क्रिस्टल फील्ड में। क्लियर है? तो सबसे पहली बात तो पहले ऑप्शन से चलते हैं। इन सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस मेटल हैविंग सेम लिगेंड द साइज ऑफ डी ऑर्बिटल इंक्रीज। क्रिस्टल फील्ड 3D से 4D, 4D से 5D जाओगे तो डी ऑर्बिटल का साइज बढ़ता है भैया, स्प्लिटिंग भी बढ़ेगी। अगला देखिए, लार्ज नेगेटिव चार्ज लिगेंड विल हैव द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। यस, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, प्राइमरी इंटरेक्शन एज वेल एज सेकेंडरी इंटरेक्शन दोनों काम करेंगे, स्प्लिटिंग बढ़ेगी। क्लियर? अगला ये स्मॉल नेगेटिव चार्ज लिगेंड विल हैव लार्ज क्रिस्टल फील्ड। नहीं भैया, ये नहीं है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। मेटल आयन विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉज लार्ज स्प्लिटिंग। यस, ऑब्वियसली मेटल पे जितना चार्ज होगा प्राइमरी इंटरेक्शन उतना ज्यादा बढ़ेगा। क्लियर है? मेटल का न्यूक्लियस और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में उतना अच्छा अट्रैक्शन और उतना अच्छा स्प्लिटिंग। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो करेक्ट जवाब 3 आना चाहिए। ये लीजिए। क्लियर? अगली की बात कर लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग। ठीक है, द लेंथेनाइट्स इंक्रीजिंग ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट। अरे भाई, आप लोगों ने अगर डायग्रामेटिकली इस चीज को समझ रखा हो तो एक इस तरह का डायग्राम आपको कराया गया होगा। क्लियर है ना? तो ये सीरियम +4 से स्टार्ट होकर के अगर हम चलते हैं तो यहां पर आ जाता है समेरियम और यहां पर आता है YB। तो नो डाउट कि सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा इस परिस्थिति के अंदर, क्लियर है, तो वो आना चाहिए गैंडोलियम का। और गैंडोलियम का तकरीबन मेरे हिसाब से 9.76 के आसपास आता है। क्लियर? और उसके बाद में आता है 9.2 इसका, ये लगभग 9.6, ये लगभग 9.2 और इटरबियम। तो इसका करेक्ट आंसर यही आएगा। सीरियम का लगभग 4.3 के समथिंग आता है। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर ये आएगा, और ये आपको बकायदा अरुण सर के द्वारा कंप्लीटली एक्सप्लेन किया गया है। और यही क्वेश्चन आपका मेजर नंबर जो सेमी मेजर आपने दिए थे, ध्यान से देखिएगा, उन सेमी मेजर क्वेश्चन टेस्ट में ये डाला गया है। क्लियर? आइए आगे बात करता हूं। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ऑब्वियसली करेक्ट स्टेटमेंट है। एक्टिनाइट्स हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स देन लेंथेनाइट। यस जनाब, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है। एग्जांपल नप्यू नहीं दिया, मिलेगा, कई बार दिया है मैंने आपको। नप्यू, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ऑब्वियसली अच्छी होगी ही होगी। क्लियर है? स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एक्टिनाइट्स आयन इज मच शार्प देन द लेंथेनाइट्स आयन। नेवर। क्लियर? इसी क्वेश्चन को अगर तुम इस पेपर के अंदर, मैं तुम्हें बात बताता हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन 2 जगह पे आंसर, अगर गौर करोगे तो। और एफ ब्लॉक को भी अगर गौर करोगे ना तो एक स्टेटमेंट 2 जगह पे पूछा है, मतलब दोनों जगह वो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन सॉल्व था। मतलब हलवा दे दिया आपको, एक के बदले एक गिफ्ट, बाय 1 गेट 1 फ्री। कैसा? देखिए, स्पेक्ट्रल लाइन और मोलर मैग्नीट्यूड सब्सट्रैक्टिबिलिटी ऑफ एक्टिनाइट्स इज हायर देन ऑफ लेंथेनाइट। ये तो बिल्कुल सही बात है। क्लियर है ना? आप बिल्कुल वेल शेप डायग्राम बनाते हो, घंटी याद आ गई होगी आपको। डन। तो जनाब, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर आएगा 3rd। ये लीजिए, स्पेक्ट्रल लाइन। अगली बात करता हूं, द मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशंस ऑफ द लेंथेनाइट्स फॉर स्पिन कंट्रीब्यूशन। तो आप जानते हैं जनाब, इसका न्यू एल इज इक्वल टू G √ J+1। G इज द लेंडा फैक्टर। तो अंडरस्टूड, अगर हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन होता है,
क्लियर है ना, मोर देन हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन होता है तो आप L माइनस एल करते हो, और हाफ फिल से अगर कम होता है, पार्शियली फिल्डेड होता है, तो जनाब जनरली आप L प्लस एल करते हो। तो यहां पर पूछा क्या है, L कपल टुगेदर, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट व्हेन द शेल इज लेस देन हाफ फिल। तो ये लीजिए, लेस देन हाफ फिल के लिए क्या आ जाएगा, लेस देन हाफ फिल के लिए आ जाएगा L माइनस एल, L माइनस एल, और हाफ फिल से ज्यादा होता है तो आप लगा लेते हो L प्लस एल। याद आ गया बिल्कुल अच्छी तरीके से, हाफ फिल होता है तो सिंपली क्या लगता है हमारे पास, L माइनस एल, डन, L माइनस एस, सॉरी, L माइनस एस, हाफ फिल से लेस देन हाफ फिल हो तो, और मोर देन हाफ फिल हो तो क्या लगेगा, L प्लस एल, डन। चलिए अगला देखिए, फॉर कैलकुलेशन एक्टिवेशन एनर्जी द आरएनएस इक्वेशन, निन्नो में भी याद होगी, इतने क्वेश्चन आपने किए, K इज इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर माइनस का ई अपॉन आर टी, क्लियर। तो जनाब ये लीजिए, K इज इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी, करना कुछ ही नहीं है, ln ले लेना है, ln K इज इक्वल टू ln ए माइनस का ई ए अपॉन आर इंटू वन अपॉन टी, ये देख लीजिए, क्लियर है। तो जनाब ये पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, ये रहा सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ये लीजिए जनाब। आगे बात करते हैं, टाइम रिक्वायर्ड डीकंपोजिशन SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट मतलब हाफ लाइफ दे दी, हाफ लाइफ कितनी दे दी, 30 मिनट, क्लियर। इफ द डीकंपोजिशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज, अरे भैया रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, क्लियर है क्या। तो ये लीजिए टी हाफ, सिंपली मेरे पास में क्या होगा, ये लीजिए टी हाफ कितना हो गया, 0.693 अपॉन के को बड़े प्यार से ऊपर लाओ, 6.93 को इधर रखिए, क्लियर है। और जनाब हाफ लाइफ नीचे लेके आता हूं, तो हाफ लाइफ मुझे दिए 30 मिनट, ये लीजिए मल्टीप्लाइड बाई 60, बिकॉज क्योंकि आंसर मेरे पास में सब सेकंड में है, क्लियर है। तो k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 18, क्लियर है, और ये 2, तो 18 ऊपर लेके चला गया मैं, सीधा सीधा 10 टू द पावर माइनस 2, और इसको तो 18, ठीक है ना, 18 पंजे 90, क्लियर, उससे काटा 3, तो मेरे पास में आंसर आना चाहिए, क्लियर है क्या, लगभग 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 लगभग, एक मिनट बात कर लेते हैं अपन इसको मान लेते हैं, तो एक काम करते हैं, 693 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, और 2 नीचे से गया तो 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन ये मेरे पास में आ गया 18, 18 पंजे 90 होता है, तो 18 कम 18 दूना 36, 18 दूना 36, 18 54, 3 बार कट गया तो 3.8, तो 3 के समथिंग आंसर आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, देखिए 3 के समथिंग एक ही आंसर है, ये रहा एज इट इज करेक्ट, 10 टू द पावर माइनस 4 सेकेंड, क्लियर। आइए अगले की बात कर लेते हैं, द एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ Ln+3 आयंस आर वेरी नैरो, बिल्कुल सत्य बात कह रहा है, यही स्टेटमेंट अभी आपने ऊपर पढ़ा था, नैरो, क्लियर है, ब्रॉड नहीं आते हैं, नैरो आते हैं, शार्प आते हैं तो ये नैरो हो जाते हैं, क्लियर है। इट इज ड्यू टू इफेक्टिवली शील्डिंग ऑफ 4f, यस, क्योंकि बाहर लगे हुए जो 5p और 5s ऑर्बिटल है वो उसको एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं आने देते, तो बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यस। 79 का जो मेरे पास में करेक्ट आंसर होगा वो 79 का क्या होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये लीजिए जनाब। आगे की मैं बात कर लेता हूं 80, क्लियर। तो देखिए 80 क्वेश्चन फर्दर काइनेटिक्स से डिस्कस किया गया है। फॉर ए रिएक्शन 3A प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन, बहुत आसान है भाई, ये लीजिए R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1 की पावर में n ले लेता हूं, सिंपल सी। तो मेरे को क्या कह रहा है वो, कंसंट्रेशन A 4 टाइम्स, देन द रेट ऑफ रिएक्शन डबल, तो ये लीजिए 2 इज इक्वल टू, ये लीजिए 4 की पावर n, तो इसको 2 की पावर 1 इज इक्वल टू, इसको 2 की पावर 2n डाल देता हूं, 2 से 2 कट गया तो 1 इज इक्वल टू 2n, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2, देखो 1/2, यस इट इज द करेक्ट आंसर 1/2। अगला आइए, क्लियर। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था आपको, इतनी सारी टेक्निक सिखा रखी है इस क्वेश्चन की, हाँ या ना, इस क्वेश्चन की इतनी सारी टेक्निक्स आप लोगों को सिखा रखी है, बस अब की बार उसने मजा लिया है, मजा ये लिया है वो खेल गया। आप लोगों की आदत है ए इधर बी इधर और रेट इधर, इसने क्या किया है, ए बी को सामने दे दिया, रेट नीचे दे दिया कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। 10, तो आपको कंफ्यूज तो होना ही नहीं था भैया, ये कांस्टेंट आया ना, इन दोनों की वैल्यू पकड़ोगे तो ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर दिमाग नहीं लगाना, आ रही बात समझ में। अब आ जाओ बी,
अगर मैं इसको पकड़ता हूं तो रेट सेम है, और जब रेट सेम होती तो जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, तो बी के रेस्पेक्ट में जीरो ढूंढ लो, दिमाग ही नहीं लगाना था। आ रही है बात समझ में? देखिए 2 आ रही है बात समझ में, और ये 5 डन। तो सीधा सीधा सिंपल मेरे पास में सेकंड ऑर्डर में मतलब बी के रेस्पेक्ट में क्या आ रही है? जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। तो देखिए बी में ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बी के रेस्पेक्ट में ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो डायरेक्ट फर्स्ट आंसर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब एक के रेस्पेक्ट में देख लो ये दोनों कांस्टेंट, तो जनाब 30 डिवाइडेड बाई 10। आ रही है बात समझ में? और ये इससे कट गया तो सेकंड ऑर्डर, यस ये लीजिए क्लियर। तो पहला आंसर मैंने तो डायरेक्ट ही किससे पकड़ लिया भैया, जीरो ऑर्डर दिख रहा है बी के रेस्पेक्ट में, कहानी खत्म करो, बी जीरो क्लियर। आइए 81 के बाद में सीधा लेके चलता हूं 82। कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीट 90%। क्या आपको मैंने इसका डायरेक्ट ट्रिक सिखा रखी है? ये लीजिए टी एक्स परसेंट अपॉन टी वाई परसेंट इज इक्वल टू लॉग 100 अपॉन 100 माइनस एक्स अपॉन ये लीजिए लॉग 100 अपॉन 100 माइनस वाई। देखिए अगर ये ट्रिक दिमाग में है तो क्वेश्चन वर्बली सॉल्व। अब वर्बली सॉल्व कैसे? ऊपर 90% है, क्लियर है ना, टी 99% ये लीजिए अपॉन टी 90%, क्लियर है। तो ऊपर तो आ गया कितना, लॉग 100 अपॉन 0.1, 0.1 को हटा दो तो 3, और नीचे आ गया कितना, ये लीजिए जनाब लॉग 100 अपॉन 10, काट दो लॉग 10 की वैल्यू 1, तो ये लॉग 1000 की वैल्यू हो गई 3। तो जनाब टी 99% इज इक्वल टू 3 इंटू टी 90% की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 10 आवर। तो सीधा आंसर हो गया 30 आवर्स। ये लीजिए कहां है ऑप्शंस, ये रहे सेकंड 30 आवर्स, ये लीजिए साहब। अगली बात कर लेता हूं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द स्लो स्टेप इज सेम। यस 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 यस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर हर एक स्टेप जो होता है, क्लियर है ना, वहां पर उसकी मॉलिक्युलरिटी हमें अलग डिसाइड करनी पड़ती है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर हर एक स्टेप एक एलिमेंट्री स्टेप होता है। डन। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट कहता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। यस ऑब्वियसली भैया ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। अगला कहता है कि मॉलिक्युलरिटी इज एप्लीकेबल टू बोथ एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप। डन। तो बच गया कौन सा, थर्ड, सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो मुझसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मॉलिक्युलरिटी इज एप्लीकेबल। देखिए शब्द लगाया है इसने, बोथ एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। बात समझ में आ रही है? तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये मेरे लिए इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। डन। आइए अगले का देख लीजिए साहब। अगला मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कहता है कि ईएमएफ ऑफ द सेल है 298 केल्विन, जिंक और सिल्वर दे रहा है। बहुत बढ़िया बात है, आप हमें दे रहे हो। ई सेल इसने दे दिया, हमसे लेबर नहीं करवाई है, बड़े आसानी से। तो सिंपली ई सेल इज इक्वल टू ये लीजिए ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है Zn+2 से Zn में, क्लियर। तो 2 ये लीजिए लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आ गया मेरे पास में Zn+2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag+1 का स्क्वायर, ये लीजिए जनाब। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल देखिए 1.56, क्लियर 1.56। डन 1.56, और ये लीजिए 0.0591 अपॉन 2 लॉग, इसकी बात हो गई 1, और जनाब ये मेरे पास में कितना दे रखा है कंसंट्रेशन 0.1, तो 0.1 का मतलब हो गया 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर, इसको ऊपर लेके गया माइनस, तो 2 से 2 साफ, देखो डायरेक्ट बोल रहा हूं, 2 से 2 साफ लॉग में ऊपर लेके गया माइनस 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 मिलकर के हो गया प्लस, क्लियर है ना। फिर ये बाहर वाला माइनस गया तो अंदर माइनस, तो ये लीजिए ई सेल इज इक्वल टू -1.56 माइनस का सीधा सीधा मैं 0.606 मान लू इसको, 0.51 को 0.6। अरे भैया आपको इतनी क्वेश्चंस कराएं, आप तो इस तरीके की लैंग्वेज को आप डायरेक्ट समझना स्टार्ट कीजिए। 1.56 में से ये गया तो मेरे पास में करेक्ट आंसर आना चाहिए 1.50 प्लस में, है क्या, है क्या, है क्या। फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, ये रहा थर्ड इज द करेक्ट आंसर, लीजिए जनाब। क्लियर। आइए आगे बढ़ता हूं। इन डिबाई हकल लिमिटिंग लॉ इक्वेशंस डन फॉर द प्लॉटिंग लॉग माइनस का गामा अगेंस्ट, अरे भैया ये डिबाई हकल के ऊपर बहुत बढ़िया इक्वेशंस है, ठीक है ना। इसको अगर काइनेटिक में भी पढ़ो तो काइनेटिक साल्ट इफेक्ट के नाम से भी आता है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिबाई हकल आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन है। तो लॉग
गामा प्लस माइनस इजिकल टू माइनस का ए, ये लीजिए Z1 Z2 अंडर रूट ऑफ आई, जिसको कि न्यू भी कह देते हैं, तो लॉग, क्लियर है क्या, माइनस का ए। अब देखिए क्या कहता है, डिबाई हकल लिमिटिंग लॉ इक्वेशन प्लॉटिंग, ठीक है, इसके और इसके बीच में ग्राफ बना दिया रूट आई के में, ये लीजिए ये लॉग गामा प्लस माइनस और रूट आई के बीच में मैं ग्राफ बना रहा हूं। अरे भाई इसने यू सिंबल डाल रखा है, ये लीजिए आप यू डाल दीजिए, ये लीजिए ये डाल दीजिए, क्लियर है क्या। तो मेरे पास में अब वो वन किसके बीच में रहा है, द स्लोप ऑफ फॉर लाइन फॉर यूनिट ट्राइवेलेंट और ट्राइवेलेंट, तो 1 3 इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में बन रहा है, ये लीजिए 1 3 इलेक्ट्रोलाइट्स 1 3 मतलब कि 1 into 3, तो Z1 की वैल्यू हो गई 1 और इसकी हो गई 3, तो मल्टीप्लाई होकर के 3, तो सीधा सीधा आंसर मेरे पास में आ जाना चाहिए था क्या, 3। देखिए 3 किससे मल्टीप्लाई है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, 1/3 कर दिया, ये रहा 3, तो सीधा सीधा आंसर 3 into 0.509, ये लीजिए जनाब, क्लियर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये लीजिए, ठीक है। हाँ जी, आज वाले पेपर का ही सॉल्यूशन है, ठीक है। नहीं मैंने पेपर नहीं दिया, नहीं तो मैं एक सीट खा जाता ना, 36 में से 35 रह जाती ना, इसलिए आपके लिए छोड़िए। चलिए आगे बढ़ता हूं। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी टर्म्स ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू रिड्यूसिंग 1 मोल KMnO42। अरे भैया बहुत सिंपल आंसर, देखिए +7 +4 एन फैक्टर कितना, और 3, तो सीधा आंसर 3 फैराडे, टिक लगाओ और बाहर निकल जाओ। आइए, एक करंट 1.3 एम्पियर वाज फ्लो थ्रू अ मेटेलिक वायर, ठीक है ना, फॉर 2 आवर्स, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड थ्रू द वायर। बिल्कुल भैया बिल्कुल आराम से, क्लियर है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, आई इज इक्वल टू क्यू इंटू टी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम Q इज इक्वल टू आई इंटू टी निकाल लेते हैं, ये लीजिए, तो Q मेरे पास में आ गया कूलम में, आई कितना दे रखा है 1.34, ये लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 2 आवर्स दे रखा है, तो 2 इंटू 60, ठीक है ना। आरी बात समझ, 6 छड़ंगा 36, 36 दूना 7200, क्लियर है। और 7200 को 1.5 के आसपास ले जाऊं तो मेरे पास में Q की वैल्यू आ जाएगी 96, 72 72 दूना 96 96 96 96, और इसको 1.5 तो इसका 12 डाल दूं, 9648 कूलम के आसपास, ये लीजिए जनाब 9। तो अब मेरे पास में Q इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू होता है NE, तो मुझे N निकालना है, तो Q अपॉन E, तो Q कितना है 9648 कूलम अपॉन 1 पॉइंट इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम पर मोल, डन, हाँ या ना, क्लियर। तो ये इसको काट दूंगा मैं, 90 ऊपर गया, तो सिंपल सी बात है कि मेरे पास में ये 19 ऊपर गया, ठीक है, 1.6 एक और हटा दूं तो 10 टू दी पावर माइनस 20, और ये 16 16 के क्षण में 6.02 इंटू 10 की घात माइनस 22 ऊपर गया, पॉइंट लगा दिया, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 6 इंटू 10 टू दी पावर प्लस का माइनस से ऊपर गया तो प्लस आएगा 22 इलेक्ट्रॉन। अरे भाई ठीक है ना, ठीक है ना, n इज इक्वल टू 6 इंटू डन 10 टू दी पावर, ये 22 इलेक्ट्रॉन के आसपास करेक्ट आंसर आना चाहिए जनाब। तो देखिए पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, ठीक है ना, ये 21 इलेक्ट्रॉन और ये रहा 22 इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैच कर गई, ये 22 इलेक्ट्रॉन, डन, 19 ऊपर गया, 16 के क्षण में डायरेक्ट काट लिया, तो 6 के आसपास दिखना चाहिए था, डन, और पॉइंट आगे सरकाऊंगा तो 22 इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए जनाब, बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्लियर है। आइए आगे बात कर लेता हूं मैं आपसे, the ionic strength of Na2 acid Na2SO4 at concentration 1 into 10 to the power minus 3 m aqueous solution at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बड़े ध्यान से समझिएगा, आप जानते हैं कि I इज इक्वल टू 1/2 समेशन, जर्नल जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू 1/2 होता है समेशन CI और Z1 का स्क्वायर होता है, तो इसके लिए I इज इक्वल टू 1/2, ये लीजिए C1 Z1 का स्क्वायर प्लस C2 Z2 का स्क्वायर, क्लियर। तो सिंपल सी, अगर मुझे दिया गया है Na2SO4 तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूं 2Na प्लस में प्लस SO4 -2 में, तो इसके लिए Z की वैल्यू तो आ गई 1, इसके लिए Z की वैल्यू आ गई सिंपली 2 विथ नेगेटिव साइन, याद रखिएगा, क्लियर। और कंसंट्रेशन मुझे क्वेश्चन में ये दी गई है, तो जनाब इस Na आयन की कंसंट्रेशन 2 इंटू 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3,
और इसके लिए जो कंसंट्रेशन आएगी वो आएगी 1 इंटू 10⁻³ तो I इज इक्वल टू 1/2 सीधा डाल दीजिएगा कितनी आ गई 2 इंटू 10⁻³ प्लस क्लियर है Z-2 का स्क्वायर कर रहा हूं देखिए मैंने डायरेक्ट डाल दिया 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और C2 1 इंटू 10⁻³ और -2 का स्क्वायर दैट मीन्स आ गया 4 तो जनाब 4 4 और 2 6 6 में 2 का भाग दिया है तो 3 तो सिंपली I इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ आंसर आना चाहिए था है क्या ये रहा जनाब सेकंड ये लीजिए इट इज द करेक्ट आंसर बोलिए क्लियर है यहां तक आइए आगे बात करता हूं मैं 88 के बाद में सीधा 89 पर लिए चलता हूं हाँ जी मैं आपकी भी सुन लेता हूं आप क्या कहना चाहते हैं मुझे एक बार ठीक है क्लियर है तो आइए 89 अब 89 क्वेश्चंस को अगर मैं देख लूं तो 89 क्वेश्चन बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है मेजर नंबर 9 का क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा CH4 और जितेंद्र सर ने आपको बकायदा इनकी ट्रिक सिखा रखी होगी मेरे हिसाब से जहां तक मैं समझता हूं देखिए अगर इसको पकड़ो और इसको पकड़ो तो इसमें एक बॉन्ड टूट रहा है और इसमें एक बन रहा है तो ये तो हो गई बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग कंडीशन और ये हो गई बॉन्ड फॉर्मेशन तो भैया यहां पर एक बॉन्ड तो ये टूट रहा है और एक ये टूट रहा है तो भैया सबसे पहले तो डेल्टा H निकालना है तो समेशन बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस ये लीजिए बॉन्ड फॉर्मेशन तो बॉन्ड ब्रेकिंग CH एक ही बॉन्ड टूट रहा है ठीक है तो 416.2 प्लस CCl को तोड़ रहा हूं तो ये लीजिए कितना हो गया 242.7 क्लियर ये दोनों पॉजिटिव होंगे माइनस अब यहां पे आ जाऊं CH3Cl तो CCl का 330 हो गया ये लीजिए साहब 330 और साथ में HCl एक बन रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में तो प्लस 430 हाँ या ना ये वैल्यू ज्यादा ये वैल्यू कम तो आंसर माइनस में आना चाहिए क्लियर है क्या हमेशा याद रखो डायरेक्ट यहीं से पता लग जाता है कि ये प्लस में और ये माइनस में है तो मेरे पास में डाटा के अकॉर्डिंग आंसर किस में आना चाहिए था माइनस में आना चाहिए तो 416 और 2 ठीक है ना तो 656.7 ये लीजिए 600 400 और 200 656.7 माइनस का 3 और 4 7 तो ये हो गया 760 क्लियर है लगभग 760 में से 656 ठीक है ना निकाल देता हूं ठीक है एक बार वैल्यू चेक कर लेता हूं 416.2 डन 242.7 तो सही तो किया है ना 416 और 242 ठीक है 242 416.2 416.2 और 242.7 तो ये हो गया 9 ठीक है 416 और 242 तो मेरे पास में ये आ गया 8 5 और 658 यस इसीलिए 2 का लफड़ा पड़ रहा था 658.9 क्लियर है और इसकी वैल्यू भी एक बार देख लेते हैं कितनी दी है 330.5 मैंने डायरेक्ट लिख ली 330.5 प्लस इसकी वैल्यू कितनी दी है 430.9 ये लीजिए क्लियर है तो 330 और 430 और एक इधर चला गया तो लगभग मैं इधर ऐड कर लेता हूं 330.5 और 430.9 9 और 5 14 की 4 हासिल का एक इधर आ गया 3 और 3 6 और 4 और 3 7 761.4 तो ये लीजिए 761.4 क्लियर है तो माइनस में आंसर आएगा डेफिनेटली तो ये प्लस वाला भी गया ये प्लस वाला भी गया ये दोनों बच गए ठीक है ना तो 700 में से 658 निकल गया तो बच गया कितना 102.5 ये रहा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर ये लीजिए माइनस का 102.5 क्लियर है जनाब यहां तक किसी को कोई डाउट 761.4 में से 658.9 आपने निकाल दिया क्लियर है कोई दिक्कत चलिए आगे बढ़ता हूं अगला रिएक्शन देखिएगा फॉर ए रिएक्शन Cl2 एंड Cl2 अंडरस्टूड है आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहां दो एटम मिलकर के फॉन्ड हो रहे हैं तो एनर्जी निकलेगी तो डेल्टा H नेगेटिव मतलब कि एक्सो हो गई और 2 से 1 हो रहा है भैया 2 से 1 हो रहा है शहनाइयां बज रही है इसलिए क्या हो गया एंट्रोपी भी नेगेटिव हो गई ठीक है ना तो बोथ आर नेगेटिव क्लियर ये लीजिए आगे बात कर लेता हूं देखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H आयन ध्यान दीजिए
ध्यान दीजिए, लगातार लाइन से क्वेश्चन आपकी टेस्ट सीरीज से हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व कराने के दौरान मैंने आपको कहा था गौर करना कि इस साल ये क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। मेरे शब्दों को, वीडियो आपके पास में, आप देख सकते हैं कि मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आएगा और आया और आया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेरियम हाइड्रोक्साइड के क्वेश्चन से मैंने कहा था लिख के रख लो मेरी बात को कि ये क्वेश्चन आएगा, आया। डन। तो ये देखिए, और डायरेक्ट मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, इन दोनों को जोड़ दो। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा यह है कि उसने एंथैल्पी अपने को 0 दे दी। तो भैया इन दोनों को जोड़ दो, 285 में से 57 निकाल दो। आ रही बात समझ में? तो आपके पास में आ जाएगा माइनस का, ये लीजिए 285.9, इसमें से आपने 57.3 को निकाल दिया, तो 9 में से 3 गया तो 6 पॉइंट। क्लियर है ना? 7 और 15, 15 में से 7 गया 8। क्लियर है? ये रहे 7, 7 में से 5 गया 2, और ये 2 माइनस का 228.6 आंसर कहां है क्या? ये लीजिए जनाब, पहला ही आंसर। और आपको मैंने कहा था डायरेक्ट जोड़ लेना, और आप याद रखिए कि ये एज इट इज आपको क्वेश्चन कराया हुआ, डायरेक्ट ट्रिक दी थी मैंने। ठीक है, अगला देखिए, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, नींदू में भी तुम्हें याद होता, टीपीएच, दिमाग ही नहीं लगाना था। कहां है टीपीएच? कहां है? ये उल्टा है, ये उल्टा है, ये रहा टीपीएच। ये लीजिए जनाब, टीपीएच टीपीएच टीपीएच, ये लीजिए। 1 मोल ऑफ गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम 5 लीटर टू 10 लीटर। चैलेंज है मेरा, चेक कीजिए, मिलेगा आपको, आपकी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस मिलेगा। ये रहा। और बताया था मैंने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कतई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जनाब? आइसोथर्मली दे दिया, डेल्टा टीएच दे दिया, और डेल्टा टीएच सिंपल है कि आइसोथर्मली है तो टी कांस्टेंट, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। और टेम्परेचर, एंथैल्पी और एनर्जी दोनों पे डिपेंड करती है। बात समझ में आ गई? तो अब चाहे तो कुछ भी पूछ, मेरे पास आंसर 0। क्लियर है ना? तो डेल्टा एच विल बी 0, सॉल्व भी नहीं करना था। ये लीजिए, सीधा सीधा आंसर 0। आइए अगले की बात मैं कर लेता हूं। फ्रॉम द कंबशन ग्रेफाइट सिंपली, अरे भैया देखिए, फ्रॉम डेल एच कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, कंबशन वैल्यू ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड आर रेस्पेक्टिवली, ये दोनों वैल्यू दे दी, डायमंड की भी और इसकी भी। द एंथैल्पी चेंज फ्रॉम ट्रांजिशन ग्रेफाइट टू डायमंड। ओके साहब, ग्रेफाइट से डायमंड पॉसिबल तो नहीं है, डायमंड से ग्रेफाइट है, लेकिन हम कर लेते हैं क्योंकि एंथैल्पी, अगर अब मैं दोनों को सम कर दूं तो मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? दोनों को सम कर दूं तो मेरा आंसर आ गया। अरे भाई दोनों को सम कर दो, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तो माइनस का 395 और माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस। क्लियर है क्या? 393.5, ये लीजिए, इसमें से मैं निकाल देता हूं। क्लियर है? तो पहले आएगा 393.5 और माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, प्लस का कितना? 395.4। क्लियर? तो 2 निकल गए, 2 में से फिर 0.4 निकल गया, तो लिए लीजिए प्लस 1.9 किलो जूल पर मोल आंसर है क्या? ये नहीं है, ये रहा 1.9। सिर्फ और सिर्फ दोनों को जोड़ना है, करना कुछ भी नहीं था। डन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लिए चलता हूं। 94 के बाद में देखिए, द BH2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार रेस्पेक्टिवली। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझने की यथासंभव कोशिश कीजिएगा। मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि इस क्वेश्चन में हल्का फुल्का आरपीएससी की तरफ से कोई ना कोई मिस्टेक रह गई है, पर्सनली मुझे लग रहा है। बाकी विद्वान लोग अपना अपना सब मत देंगे बाद में। पर्सनली मुझे ये लग रहा है कायदे से इसका आंसर 3rd होना चाहिए, लेकिन ऐसा फील ये आता है कि यहां पर माइनस भी होना चाहिए था, ऐसा फील आता है। अगर मैं उसको नेग्लेक्ट कर दूं तो इसका करेक्ट आंसर 3 है। बस मैं इसी क्वेश्चन के लिए आपसे कहूंगा और किसी के लिए भी नहीं कहूंगा। आ रही है बात समझ में? इसका आंसर 3rd होगा। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एमओटी अखिल सर के द्वारा आपको बिल्कुल एक्सप्लेन की गई है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन CO2, अगेन पॉलीएटॉमिक की मॉलिक्यूल की। तो जनाब सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना चाहिए कि मूलिकन सिंबल A1G, A1G, जी रेड में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सीधा ऐसे याद करने का फंडामेंटल पकड़ रखा है। तो देखिए 2 इसमें, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और देखिए A1G डायरेक्ट 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, सीधा सीधा मिल जाता है। अब देखिए सिमेट्री ऑफ द पॉइंट ग्रुप NH3 नींदों में भी याद रहता है भैया, ये तो सबको जर्नली की C3V होगी। ये लीजिए C3V। क्लियर? ये लीजिए जनाब C3V, C3V। चलिए
इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एज पर वॉल्स डायग्राम फॉलोइंग टू स्टेटमेंट आर, देखिए वॉल्स डायग्राम ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में 4 हैं तो हमेशा वॉल्स डायग्राम ये इस बात को कहता है कि जैसे BH2 लाइक मॉलिक्यूल या AH2 लाइक मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं वो लीनियर होते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन से ऊपर जितने भी होते हैं उनके कारण ज्योमेट्री बेंड बनती है। क्लियर है ना? अब वो वेस्पर मॉडल से आप चाहे कैसे भी समझ लो, क्लियर है, वो एंगुलर भी हो सकती है और वो बेंड भी हो सकती है। ये स्पेसिफिकेशन सबसे पहले वॉल्सॉव ने दिया था। तो जनाब इनके दोनों स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखो, if there are only 4 electrons in molecular orbital of AH2 type molecule, the geometry will be yes linear होगी। करेक्ट बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है। If number of electrons in molecular orbitals of AH2 type molecule is more than 4, then the geometry will be angular, choose the correct option। भैया ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। और मैंने आप लोगों को आपकी क्लास में बोरोन फैमिली पढ़ाने के दौरान ये मैंने कराया था। ये स्टेटमेंट मुझे अच्छी तरीके से याद है, आपने किसी ने पूछा था और मैंने कराया था। डन, क्लियर? तो ये लीजिए, ये आ गया आपके पास में, ये लीजिए जनाब, ये बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अगली बात कर लेता हूं, पेयर ऑफ स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भैया आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीधा सीधा ढूंढना है। देखिए CO2 और O3 तो 12, हाँ या ना, और 4 नहीं होगा, O3 ठीक है ना, 36 18 मैच नहीं कर रहा। CO2 तो 6 दूनी 12 और वैलेंस शेल में बच गए कितने, 4 16, नहीं भैया ये भी मैच नहीं कर रहा। O3 माइनस N3 माइनस ये भी मैच नहीं कर रहा। CO2 बिल्कुल मैच कर गया। क्लियर है क्या? 5 दिया 15 और 1 16 और ये 16, यस दोनों के दोनों मैच कर गए, करेक्ट आंसर। अगला देखिए, the FTCT available for electron in covalent model and ionic model respectively। देखिए इस क्वेश्चन पर हल्का सा आपको ध्यान देने की जरूरत थी। क्लियर है? अखिल सर के द्वारा आपको ये पूरी बहुत अच्छे से कराई गई है और हमने आपको बहुत अच्छे से इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं। ये पाई अल्काइल है, पाइल अल्काइल के केस में अगर मैं नीटा मानता हूं तो ये 3 और 4 आना चाहिए था। क्लियर है ना? ये तो कोवलेंट के केस में और ये आयोनिक के केस में, आयोनिक के केस में चार्ज और देखा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 3। ये लीजिए, करेक्ट आंसर इज द 3। लेकिन अगर ये गलती से सिग्मा के रेस्पेक्ट में पूछ लेता तो फिर आंसर सेकंड हो जाता, इस बात का भी ध्यान रखना। क्लियर? इस क्वेश्चंस की ब्यूटी यही है, ये क्वेश्चंस आपको हल्के में ना लेना, इस क्वेश्चंस की ब्यूटी यही है कि इसने पाई लगा दिया, अन्यथा वो सिग्मा एलाइल में भी पूछ सकता था। क्लियर है? आइए अगला, द हैबिटाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। तुम्हें नींदों में भी पता होता है कि भैया ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होगी तो DsP3 हैबिटाइजेशन होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री देखने को मिलेगी, तो करेक्ट ऑप्शन 4। आइए अगले क्वेश्चन पर बात करता हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइप ऑफ R3SNX टिन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक में, मेरे गुरुदेव ने आपको बिल्कुल एक स्पष्ट बात लिखाई होगी। क्लियर है ना? ये फंगिसाइड एंड वुड रिप्रेजेंटेटिव टैक्स का काम करते हैं, तो जितनी भी दीमक मारने की दवाइयां वगैरह जो देखने को मिलती है उनमें ये अच्छी मात्रा में होता है, ठीक है ना, फंगिसाइड एंड वुड प्रिजर्वेटिव। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर ये आएगा। आइए अगले की बात मैं करता हूं, दैट मीन्स 123 का आंसर फर्स्ट। क्लियर है? और 124 पर मैं अगर आता हूं तो 124 के ऊपर आप देखिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फेरोसिन इज इट इज थर्मली स्टेबल ऑफ आउट 400 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी भी नहीं होती। 400 से ऊपर ये स्टेबल ही नहीं होती। गूगल तलाश लो, गूगल का मामा तलाश लो, कुछ भी तलाश लो, 450 के ऊपर ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है, कदापि नहीं हो सकती। क्लियर? तो पहला स्टेटमेंट गलत। अगला, इट हैज सैंडविच स्ट्रक्चर, यस ऑब्वियसली सैंडविच भाई। इट इज डायमैग्नेटिक, ऑब्वियसली 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो कर रहा है। इनसॉल्युबल इन NaOH वाटर एंड कंसंट्रेट HCl, क्यों भैया? ये खुद नॉन पोलर है, तो तुम सोच लो कि वाटर में कहां से डालूंगा, वाटर पोलर सॉल्वेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट। क्लियर? ये लीजिए, ये फर्स्ट, ऑथेंटिक आंसर इसका फर्स्ट। डन? ये लीजिए जनाब। आगे मैं बात करता हूं, द एसिड हाइड्रोलाइज रिएक्शन AH2OH प्लस प्रोडक्ट H प्लस 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 लीटर। क्लियर है? ठीक है साहब, 1 लीटर दे दिया। एंड अपेरेंट रेट कांस्टेंट, और मैंने आपको बताया है अपेरेंट रेट कांस्टेंट क्या होती है, जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर यूनिमोलिकुलर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, वो सारी अपेरेंट आती है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्हें ये और बता देता हूं ये क्वेश्चन कहां से है, अगर विश्वास करो मेरी बात का, तो PSP को उठाना, और PSP के अंदर पेज नंबर एट द टाइम मुझे याद नहीं तो मैं वो भी बता देता, ये PSP में से उठाया हुआ क्वेश्चन है एज इट इज। क्लियर है? तो K इज इक्वल टू सिंपली
मेरे पास में अगर मैं रेट की बात कर रहा हूं तो रेट इज इक्वल टू मेरे पास में हो जाएगा के ए, ये लीजिए H2O और ये लीजिए H प्लस। तो अंडर स्टूड है कि के अपेरेंट आ गया और के अपेरेंट आ गया तो के इज इक्वल टू ये लीजिए के अपेरेंट, क्योंकि ये दोनों मिलकर के एक नया बना लेंगे। तो मेरे पास में जो रेट आएगी, रेट आ जाएगी के डैश ए। आ रही है बात समझ? तो इसके लिए जो रेट की वैल्यू मैं डाल दूंगा वो डाल दूंगा सीधी के, तो मेरे पास ये बन गया। तो के डैश और के डैश ही मेरे पास कहलाता है के अपेरेंट, और के अपेरेंट की भैया ने वैल्यू दे रखी है अपॉन, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा H2O ऑब्लिक H प्लस, ये लीजिए। क्लियर? तो K इज इक्वल टू, अब मैं इसकी वैल्यू चेक कर लू कितनी दे रखी है, ये रही 1.39 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन, देखिए 1 लीटर वाटर है और 1 लीटर वाटर की कंसेंट्रेशन 1000 अपॉन 18, दैट मींस 55.5। क्लियर? ये लीजिए 55.5 मल्टीप्लाइड बाय, इसने कितनी दे रखी है इसकी कंसेंट्रेशन, इसकी कंसेंट्रेशन 0.1, तो 0.1। क्लियर है ना साहब? तो सबसे पहले तो डन, मेरी बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट को नीचे से हटाओ और ऊपर ले जाओ तो 0.6, ये तो मामला सलट गया। अब 55 39, इसके अंदर से भी 2 हटाता हूं और इसके अंदर से 1 हटाता हूं, तो 55 को लगभग लगभग मैं 500 मान लेता हूं। आ रही है बात समझ में? और 2 इससे काट दिया, ठीक है, और इससे काटने के बाद में मेरे पास में 139, एक बार कर ही लेते हैं। ये नीचे आ गया 10, 10 ऊपर गया तो 10 टू दी पावर माइनस का 4, नीचे से इसमें से निकाल देता हूं 2, तो बच गया कितना, 10 टू दी पावर माइनस का 6, ठीक है, 139, 139 अपॉन 55.5, डन। तो 155.5 को मैं काट देता हूं, 139 तो 55 दूना 110, तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए, 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू दी पावर -6। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो देखिए पहला ऑप्शन होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन होगा नहीं, ये रहा 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -6। और ये सारी टेक्निकें मैंने आपको सिखा रखी है। क्लियर? लीजिए जनाब, आगे बात करता हूं। देखिए, फॉर द फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शन, अब यहां पर मेरे पास में फोटोकेमिकल रिएक्शन है H2 और Cl2 HNu 2HCl। क्लियर है ना? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सबसे पहली बात, द क्वांटम यील्ड इज फ्रॉम 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 6 इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सोल्युटली राइट। जितेंद्र सर ने आपको बकायदा ये स्टार लगा के और लिखवाया होगा काइनेटिक्स में, ये मुझे विश्वास है, ये उनका फेवरेट है, लास्ट में कराते जरूर है। उसके बाद में द रिएक्शन इनिशिएटेड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट Cl2 मॉलिक्यूल, यस। और काइनेटिक्स में आपने इसके ऐसे जब कराई होगी तो सर ने ये भी कराया होगा। क्लियर है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट डाल दी जाती है वहां कंसेंट्रेशन की जगह। आ रही बात समझ? द रेट ऑफ रिएक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, नहीं भैया, यही इनकरेक्ट है, यही इनकरेक्ट है। ये लीजिए, यही क्वेश्चन, मतलब कि यही पॉइंट क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। क्लियर? और देखिए अगला 128, क्या मैंने कहा था क्या कि ये क्वेश्चन एज इट इज आएगा? मेरी बात को आप याद कर लीजिएगा कि मैंने लास्ट में बहुत विनम्रता के साथ आपसे ये कहा था कि क्वेश्चन एज इट इज आरपीएससी छपेगी, मतलब जिस पर मुझे 100% कॉन्फिडेंस था कि ये तो आएगा ही आएगा, छपेगा ही छपेगा, तो मैंने पेपर में भी कहा था कि आपसे ये क्वेश्चन छपेगा। आप मेरी बातों को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन छपेगा। और इसकी ट्रिक भी सिखाई थी, x प्लस वाई माइनस जेड करके आपको सॉल्व करने की। कुछ नहीं आ रहा तो रिएक्शंस बना लेना। क्लियर? तो जनाब, मैंने आपसे कहा कि बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये लीजिए, पूछ क्या रहा है मुझसे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड और साथ में, क्लियर है, अगर मैं अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शंस करा लेता हूं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं, तो मेरे पास में क्या आ गया, ये मिल जाएगा BaCl2। क्लियर? और साथ में मिल जाएगा ट्वाइस टाइम ऑफ NH4OH। ये लीजिए, इसको इधर ले जाकर के माइनस कर दीजिए, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, 460। क्लियर? प्लस 2 इंटू अमोनियम क्लोराइड की वैल्यू कितनी है, 130। क्लियर है? माइनस, और माइनस BaCl2 की वैल्यू है मेरे पास में 240 इजिकल टू ट्वाइस टाइम ऑफ NH4OH, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो 460, और ये मेरे पास में कितना हो गया, 460 प्लस 0 6, 260 माइनस का 240, ठीक है ना? तो सिंपली 4 और 2 6, ठीक है, तो मेरे पास में इसको 2 से मल्टीप्लाई मैं करा रहा हूं, तो 460 और 2 130, मतलब कि 4 और 2 600, तो 720, 720 माइनस का 240 कितना हो गया जनाब,
720 माइनस 240 तो 500, तो ये गया, तो बच गया 480। ये लीजिए 480। क्लियर। तो मेरे पास में अब NH4OH इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल आउट हुआ, तो ये 2, ये 4 और ये 0, तो NH4 की होगी 240। क्या आंसर है क्या? 240। 240, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये रहा जी एकदम करेक्ट आंसर 240। क्लियर, बात समझ में आ गई। अगला देखिए, मोलर आयोनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस आर 50.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और 76.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 सीमेंस मोल, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर मोल रेस्पेक्टिवली द ट्रांसपोर्ट नंबर। बहुत बढ़िया बात, इसने ट्रांसपोर्ट नंबर पूछा है। आप जानते हो कि T प्लस इज इक्वल टू होता है U प्लस अपॉन U प्लस और U। क्लियर है क्या? ये प्लस अगर 1 दे रखा है 2 दे रखा है तो सिंपल ही, तो मैं ट्रांसपोर्ट नंबर T Na प्लस की बात कर लेता हूं। तो भैया Na प्लस में ये रहा 50.11 इंटू 10 की घात माइनस 4 और नीचे इन दोनों का जोड़। क्लियर है ना, T1 और T2 दोनों का जोड़, तो 50 और 76, 50 50 100, ठीक है ना, और 26, 126.34। ये लो साहब 126.34 इंटू 10 की घात माइनस 4, तो 10 की घात माइनस 4 में से उड़ा दो, ठीक है ना। 50 और 50 से इसको काट देता हूं, 50.1111 तो लगभग 50 मान लो, और इसको 125 के आसपास मान लो, तो उड़ा दिया। 50 को 10 और 125, 25 25 दूना 50 और 25 पंजे 125, 125 तो काट दिया 3, बच गया, भाग दिया, तो TNA प्लस भाग देने पर मेरे पास में वैल्यू कितनी आ रही है? 125, 5 4 3, तो 1/3, तो लगभग लगभग 0 पॉइंट, क्लियर है ना, 3 के आसपास इसकी आएगी। तो ये लीजिए TA Cl माइनस निकालना है तो 1 माइनस 0.3, तो लगभग लगभग 0.7 के आसपास ही आएगा। ठीक है, एक्यूरेट डाटा तो ये आएगा। तो ये पहला वाला तो गलत, उल्टा दे दिया, ये भी गलत। ये देखिए आ गया 0.396, एक्यूरेट डिवाइड करोगे तो 0.96। देखिए कैसे आंसर पकड़ रहा हूं मैं आज भी उसी टेक्निक से। और 0.6 ये लीजिए, मैंने कहा था ना कि भाई ये अगर मैं पूरी वैल्यू डाल देता हूं तो इसके नियरली आंसर आएगा, मतलब 0.7 के नियरली, ठीक है ना। तो ये लीजिए एकदम करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। अब सावधानी ये बरतना, देखिए ईमानदारी से काटना इसलिए यहां पर उचित था कि इसने ये भी दे दिया और ये भी दे दिया, इसलिए बहुत सावधानी बरतनी थी। तो बहुत सावधानी बरत से ही मैंने 7 से नीचे ढूंढ लिया, 0.7 से भैया 0.6। अब आप ये कहोगे सर 0.4 भी तो था, अरे तो भैया 0.3 मैंने तो एग्जैक्ट लिया है। डन। चलिए नेक्स्ट बात करता हूं अगले क्वेश्चन पर। फॉर द ओवरऑल सेल रिएक्शन ई नॉट सेल, भैया इसको सॉल्व नहीं करना था, बिल्कुल नहीं करना था, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आगे और उसने बेचारे ने सब कुछ निकाल के दिया है 1.50। क्लियर है क्या? आ रही है बात समझ में? और आप चाहो तो इसको देख सकते हो 1.56 उसने दिया है तुम्हें, जहां पर जिंक और सिल्वर इलेक्ट्रोड के बीच में रिएक्शंस करा रखी है, तो डायरेक्ट वहीं से आंसर लिख देना था, इसमें तो लेबर ही नहीं करनी थी। करेक्ट आंसर थर्ड। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर मैं चलता हूं। अकॉर्डिंग टू जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? जूल थॉमसन इफेक्ट फॉर एन आइडियल गैस 0, दुनिया जानती है, आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगली बात करता हूं, ऑल गैसेस शो चेंज इन टेम्परेचर व्हेन दे पास पोर्स थ्रू प्लग। यस, आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है भैया, पोर्स प्लग से पास हो रहा है, बात बिल्कुल सत्य कह रहा है। द चेंज इन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंट, क्लियर है ना, प्रेशर साइड ऑफ द पोर्स प्लग। ये भी बात बिल्कुल सही कह रहा है भाई, डिफरेंट प्रेशर होगा तभी तो वो पोर्स प्लग से बाहर जाएंगे और कूलिंग इफेक्ट शो करेंगी। अगला देखिए, फॉर एन आइडियल गैस इन्वर्जन टेम्परेचर कूलिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व नेवर। इन्वर्जन टेम्परेचर पर नेवर नेवर नेवर, कभी भी नहीं, नेगेटिव दे जाता है। इसी के लिए सर ने आपको लिखा रखा होगा, याद कीजिए, हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्लियर है ना? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फोर्थ। इट इज द करेक्ट आंसर इज फोर्थ, ये लीजिए। डन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बात करता हूं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं अगर आपसे बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, द डिवाइड, ठीक है ना, थर्ड पावर लॉ। भाई साहब निवेदन है, आज के बाद इस क्वेश्चन को दूसरे एग्जाम के लिए भी लाइफ में प्रिपेयर करें तो याद रखना, फिक्स है, ट्रेंड है ये। एक क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के लिए लोअर पर अगर हीट कैपेसिटी की बात की जा रही है तो हीट कैपेसिटी जो क्रिस्टल होता है उसके लिए लोअर टेम्परेचर के ऊपर
CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, तो CV डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा दो आप, तो A मान लो कोई कांस्टेंट लगा लिया, जैसा कि ये पेपर में लगा रहा है, तो TA क्यूब, ये आंसर आना चाहिए, है क्या? ये रहा फर्स्ट, ये लीजिए, ये करेक्ट आंसर आ गया ये। और जितेंद्र सर ने कराया होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है मुझे इस बात का। आगे देखिए, देखिए 133, द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन इज गिवन बिलो। बहुत बढ़िया बात है। आपको करना क्या था, इसकी रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी में से, इस रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी में से इस बॉन्ड एनर्जी को क्या करना था, माइनस करना था। तो जनाब N2 क्लियर है, तो प्रोडक्ट माइनस, अगर मैं रिएक्टेंट करूं, क्लियर है, अगर मैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करता हूं तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, सिंपली ये लीजिए, डायरेक्ट कर दूं क्या, ये प्रोडक्ट और ये माइनस रिएक्टेंट, ये लीजिए, तो ट्वाइस इनटू NO, NO की कितनी दे रहा है भैया, कहां दे रहा है, कहां दे रहा है, देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड की 205, तो 205.1 माइनस, ये लीजिए। अब इसकी ले लेता हूं N2, N2 की कितनी दे रहा है जनाब, 191.62, क्लियर, और प्लस कर देता हूं, प्लस O2 की, O2 की कितनी दे रहे हैं जनाब, 205.01, डन। तो मेरे पास में ये आ गया, ठीक है, 205, तो 410, सीधा 410.2 माइनस का 191.62, यहां लिख लूं 191.62 और 205.01, तो ये लीजिए 3, ये 6, 5 और 1 6, ये आ गया 9 और ये 3, तो 396.63, ठीक है ना। तो भैया 4 तो वो बच गया, हाँ या ना, 300 गया तो 100 में से 4 तो वो बच गया, तो बच गया कितना, 24.28, क्लियर, ये लीजिए लगभग लगभग। तो मेरे पास में करेक्ट आंसर कितना आ गया, माइनस में तो आ ही नहीं सकता, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये रहा प्लस, ये लीजिए साहब, क्लियर है जनाब। 420 पॉइंट, अरे 410 क्यों, 5 दूना 10, 420 आएगा ना, है प्रिंटिंग एरर, ठीक है ना, 420, 420 में से निकालूंगा तभी तो 24 आएगा, डन, क्लियर है, बोलिए यहां तक मेरी बात समझ में आ गई क्या। 936 और निकालते ही सीधा आंसर आपके पास में 24 एक्यूरेसी में, ये लीजिए। आगे बात करता हूं, द नंबर ऑफ NMR सिग्नल इज ऑब्टेन 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। बहुत बढ़िया तरीके से खेल गया है इस क्वेश्चन में, वो क्या खेल गया है कि यहां पर प्रोकायरल सेंटर डाल दिया, और प्रोकायरल सेंटर पर लगी हुई प्रोटॉन हमेशा क्या देती है, 2 NMR सिग्नल, डन, क्लियर। तो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ये लीजिए साहब, ये Cl, ये H2, ये H, ये Cl, ये H3, तो एक इसका और ये प्रोकायरल सेंटर, क्योंकि ये कायरल है तो इसका पड़ोसी प्रोकायरल, और प्रोकायरल पर लगी हुई दोनों, तो टोटल NMR सिग्नल आएंगे 4, क्लियर, टोटल NMR सिग्नल आएंगे 4, वेरी गुड। आगे बात करता हूं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रांजिशंस, ठीक है ना, क्रोटोन एल्डिहाइड, 4 कार्बन 1 डबल बॉन्ड और उसके साथ में लगा हुआ एल्डिहाइड विच इज कॉल्ड क्रोटोन एल्डिहाइड। और क्रोटोन एल्डिहाइड में आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जनाब उसको पूछना चाहिए था, क्लियर, लैम्डा मैक्स उसने दे दी, और आपको इस बात से भली भांति परिचित हो कि लॉग जो अपसाइलन एक्स होता है वो 4.17 से अगर ज्यादा चला जाए, क्लियर है ना, तो 101% पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ, के बैंड, के बैंड, डन। तो भैया इस क्वेश्चन के अंदर इसका लॉग हटा दो और लॉग यहां डाल दो, तो तुम्हें पता पड़ जाता कि ई मैक्स जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 10⁴, और 10⁴ होगा तो के बैंड। अरे जनाब, और के बैंड में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखा जाता है क्या ऑप्शन जनाब, फर्स्ट तो नहीं है, सेकंड नहीं, ये रहा थर्ड, एक्यूरेट, डन। आइए 147 पर आपको लिए चलता हूं, और 147 पर आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिस्कस कर रहा है, और मैंने आपसे बहुत इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, कंटिन्यू के अंदर मैंने आपसे इन क्वेश्चनों को डिस्कस किया। NMR IR के तो भर भर के क्वेश्चंस मैंने थोड़ा सा लेवल भी आपको दिया, क्लियर है ना, ताकि अब देखिए यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन, ये लॉन पेयर और ये लॉन पेयर, इससे कंपैरिजन में इसकी डोनेशन पावर ज्यादा, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, क्लियर, तो मैक्सिमम डिक्रीज, इसकी हल्की फुल्की डिक्रीज, क्लियर है ना, और इसकी तो सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगी C की, क्लियर है, आ रही बात समझ में, फिर B और ये फिर C, फिर A,
तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपके पास में CBA। तो सबसे ज्यादा अगर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात की जाएगी, क्लियर है, तो वो कह रहा है कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी द करेक्ट ऑर्डर द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग। तो करेक्ट आंसर आ गया, ये लीजिए, ए की सबसे कम, उससे थोड़ी सी ज्यादा बी की, और फिर सबसे ज्यादा सी की। क्लियर है क्या? तो CBA ये लीजिए जनाब, थर्ड आंसर एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस पर मैं बात करता हूं, ये लीजिए, अरे फिजिकल इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सारे खत्म। बधाई हो आप सभी को, और मेरी तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी को बेहद शुभकामनाएं। क्लियर? अगला फिर आ रहा है। तो अगर कोई लाइन पे अटक भी जाए, मान लीजिए कि ऐसी स्थिति हो जाए कि थोड़ा बहुत अगर अटक गया, जैसे सैनी जी ने पूछा कट ऑफ क्या रहेगी सर, सर पेपर ऐसा था ना, तो आप इसको हार्ड कह सकते हो ना इसको इजी कह सकते हो, एवरेज पेपर था। इस परिस्थिति के अंदर क्लियर है, कट ऑफ अच्छी जाना तय है, और जब कट ऑफ अच्छी जाएगी तो डेफिनेटली, क्लियर है ना? ओके भाई जीके तो देखो केमिस्ट्री वालों के लिए, धाम वालों के लिए, सबके लिए एक ही चीज है कि जीके का वीक होता है, और जीके का उदाहरण तो मैं हूं ना आपके सामने, अन्यथा मैं भी देता आपके साथ में पेपर, ठीक है ना? सो बहुत बढ़िया, आप सभी से ऑनलाइन इंटरेक्ट होकर के फिर बड़ी प्रसन्नता हुई, पेपर सॉल्व करा करके उससे भी ज्यादा प्रसन्नता हुई कि आपने अपना अपना अमूल्य समय हमें दिया। इसके लिए मैं आपका और पूरा सरस्वती धाम, अखिल सर की और जितेंद्र सर की ओर से सभी आभारी हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंजॉय एंड डू टेक केयर गुड योरसेल्फ। अगेन थैंक यू। बिल्कुल, क्यों नहीं लगता, सब कुछ तो पेपर नोट से था जनाब, सारा पूरा प्रॉपर ही नोट से था। और फिर देखिए आपके लोगों की प्रैक्टिस जो जर्नली मुझे जो करानी थी, ठीक है ना, वो हमने टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरी कराई। बढ़िया से बढ़िया कंसेप्ट भी डाले, हैवी से हैवी क्वेश्चंस भी आपको डाल करके दिखाया, उस एग्जामिनर की सोच को पकड़ा कि वो कहां तक जा सकता है और कौन से क्वेश्चंस ले सकता है। तो ये टेस्ट, ये पेपर आपके सामने टेस्ट सीरीज का जीता जागता परिणाम है। अगर आप देखिए, आप, मैं विनम्रता से फिर निवेदन करूंगा कि आप पेपर उठाइए और पेपर को मेजर 1 से लेकर के मेजर 10 तक देखिए, और फिर उसमें भी 9, 10, 6, 7, 8, 6 से लेकर के 10 तक के आप मेजर देखिए। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है वो वहीं से ही आए। क्लियर है? चलिए, अगेन थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।